हेलो दोस्तों, लेट अस लर्न लैंग्वेज में आपका स्वागत है। न्यू टेक्स्ट बुक जिनका नाम है गंगा और उनका दूसरा लेसन मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो दोस्तों, लेट अस लर्न लैंग्वेज में आपका स्वागत है। जो आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो दोस्तों, हम चालू कर देते क्या लिखूं क्वेश्चन मार्क किया है, यानी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी लेखक है। एक निमन लेखन उन्होंने किया है, हास्य व्यंग भी लिखा है उन्होंने। और इस की बात बताई जाए लेसन की, तो व्याकरण के अंदर समास भी है, लोकोक्ति भी है और उपसर्ग प्रत्यय भी है। तो हम वो सारी डिटेल्स है वो पूरी तरह से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लेखक का परिचय देना चाहता हूं। लेखक का नाम है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। उनका जन्म है 1894 खैरागढ़ यानी राजनंदगांव, जो छत्तीसगढ़ में हुआ, यानी अभी के मध्य प्रदेश के अंदर। अब ये जो लेखक है उनकी विशेषता क्या है, तो निमन लेखन के लिए विशेष रूप से स्मरणीय, मतलब उनको क्या है, निमन लेखन के लिए याद किया जाता है। बहुत अच्छी तरह से वो क्या करते हैं, निमन लिखते हैं। उनकी ख्याति, ख्याति मीन प्रसिद्धि क्या है, तो कुशल आलोचक है, कवि, निमनकार, हास्य व्यंगकार, मतलब हंसाते हैं वो भी कटाक्ष में। अब लेखन में देखा जाए तो अध्यात्म, यानी कौन से क्षेत्र में उनको लिखना ज्यादा पसंद है, तो अध्यात्म, समाज सुधार के लिए, लोक जीवन को प्रमुखता उन्होंने क्या है, दी गई है। अब उनका संपादन देखें तो सरस्वती और छाया पत्रिकाओं का उन्होंने क्या है, संपादन किया है। और विशिष्टता बताई जाए तो भारतीय और पाश्चात्य साहित्य के सिद्धांतों का सामंजस्य, मतलब देश में और विदेश में क्या हो रहा है उनके बारे में। और उनका निधन है 1971। अब हम उनकी प्रमुख रचनाएं, यानी उन्होंने कौन से पुस्तक लिखा है, तो पंचपात्र, पद्मवन, प्रबंध पारिजात, कुछ बिखरे पन्ने, वो सब निमन संग्रह है। और काव्य के अंदर देखा जाए तो अश्रुदल, सतदल। अगर कहानी संग्रह में देखा जाए तो जलमला, त्रिवेणी। और आलोचना देखी जाए तो हिंदी कहानी साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श और हिंदी उपन्यास साहित्य। अब एक क्या लिखूं वो क्या है, एक निबंध है। और इस निबंध का मैं आपको समरी बता देता हूं कि यह निबंध जो है वो हास्य व्यंग पूर्ण शैली है। शैली मतलब स्टाइल, यानी कोई भी जो निबंध होता है उनकी कुछ शैली होती है, तो यहां हंसने की बात में बताई गई है। अगर लेखक के दो विषय पर निबंध लिखने की कठिनाई का वर्णन यहां बताया गया है। उनको सवाल पूछा गया था, यानी निमिता और अमिता के द्वारा। आपको मैं वो बताना चाहूंगा कि प्रेरणा और समस्या लेखक को निमिता और अमिता, दो लड़कियां हैं, उन्होंने बोला कि आप हमें दो निबंध लिख के दो। यानी निमिता ने बोला कि दूर के डोल सुहावने होते, उनके ऊपर निबंध लिखने के लिए बोला। जबकि अमिता ने बोला समाज सुधार के लिए कविता लिख के दो। अब लेखक मानते हैं, तो लेखक ने पहले बताया गया कि जो विदेशी लेखक है गार्डिनर, उनका मत है कि लिखने के लिए मानसिक स्थिति होनी चाहिए। मतलब अपना माइंड है वो माइंड कैसा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, खुश होना चाहिए, खुश मिजाज होना चाहिए। तो अगर माइंड खुश मिजाज है तो भाव अपने आप उठते हैं, विषय की चिंता नहीं रहती है। यानी कोई भी टॉपिक आपको दे दो, लेकिन अगर आपका माइंड खुश है तो आप क्या कर सकते हो, कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट पर, कोई भी टॉपिक पर बहुत अच्छी तरह से निबंध लिख सकते हो। लेखक को यह स्थिति कभी मिली नहीं है, मतलब अपने आप आसानी से निबंध लिखा जाए ऐसी स्थिति उनको नहीं मिली है। अब निबंध लिखने के लिए क्या होना चाहिए, मेन क्या है, दो प्रधान अंग है। एक है सामग्री और दूसरी है शैली। सामग्री यानी कोई भी चीज बनानी है तो हमें सामग्री होनी चाहिए, और शैली मतलब कैसे बनानी है वो चीज होनी चाहिए। ऐसे यहां भी दोनों की तैयारी हमें करना
जरूरी है। अब दूसरी बात बताई जाए तो रूपरेखा की समस्या, मतलब क्या होता है कि मान लो कि मुझे अगर कोई चीज बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनके बारे में पहले पूरे छानबीन करनी पड़ेगी कि भाई इस चीज बनाने के लिए मुझे क्या क्या जरूरी है। तो विज्ञों यानी विशेषज्ञ लोगों का कहना है कि पहले अगर हम रूपरेखा बनाए, रूपरेखा मतलब होता है प्लानिंग। आप लोगों को मालूम मालूम है, अगर आप प्लानिंग बना देते हो तो आपका 50% जो काम होता है वो पूरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप प्लानिंग के मुताबिक जाते हो। जैसे आप लोगों को मैं अभी पढ़ाता हूं तो ये जो मैंने ये सब लिख के क्या बना दिया, प्लानिंग बना दिया। अब मुझे क्या करना है, उसमें से देख के पढ़ के मुझे आप लोगों को कुछ समझाना है। तो प्लानिंग मेरा अगर हो गया तो मुझे क्या है, 50% टेंशन मेरा खत्म। तो यहाँ प्लानिंग, तो लेखक को रूपरेखा तैयार करना भी कठिन लगता है। अब दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि ये बनाना मतलब कितना मुश्किल काम है कि भाई मुझे कौन से पॉइंट लेना है, किस कलर में वो डालना है, किस बारे में पहले लिखना है, मुझे किस तरह से समझाना है। तो ये क्या होता है, कठिन लगता है। लेकिन गार्डिनर को शीर्षक देना सबसे कठिन लगता था। मतलब वो लिख तो देते थे, चलो भाई मुझे लिखना है तो मैंने ये लिख दिया, लेकिन जो टाइटल है, टाइटल मतलब क्या है, शीर्षक है, वो शीर्षक में कौन सा दूं वो पता चलता नहीं था। अब माउंटेन की बात बताए, ये सारे लेखक की यहाँ बात बताई हुई है। तो माउंटेन की पद्धति की अगर बात देखी जाए तो माउंटेन का मानना था कि आप जब भी कहीं भी जाते हो तब जो देखते हो, सुनते हो, और आप जो देखा हुआ, सुना हुआ, वो आपने जीवन के अंदर अनुभव किया हुआ, वही क्या करना है, आपको लिखना है। मान लो कि मैं पहाड़ पर गया, तो पहाड़ पर मैंने जो देखा, वहां से मान लो कि कोई नदी गुजर रही है तो नदी देखा, वहां से पेड़ पौधे देखा। फिर अगर मान लो कि वहां मैंने क्या है कि जो हवा लहरा रही है उनकी आवाज सुनी, जो पत्ते लहरा रहे हैं उनकी आवाज सुनी, पक्षी जो उड़ रहे हैं और फिर कलरव करते हैं उनको मैंने सुना। तो मैंने क्या किया, वो सुना और अनुभव किया। तो मेरी ये जो लिखने की पद्धति है वो क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो लेखक की सच्ची अनुभूति और उल्लास ही उत्तम निबंध है। मतलब जो देखते हैं और लिखते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है। अब तीसरे कवि जिनका नाम है खुरसो, उनकी प्रतिभा की बात अगर बताई जाए तो एक पद्य के अंदर, एक खुरसो ने क्या किया है, एक पद्य लिखा है, और उस पद्य के अंदर ये क्या है कि एक बार खुरसो है ना कि पानी पीने गया, उनको प्यास लगी तो एक कुएं पर पानी पीने के लिए गया। तो वहां क्या है, 4 स्त्रियां थी। वो 4 स्त्रियों ने खुरसो को कहा कि अगर आपको पानी पीना है तो आप क्या करो, 4 विषय पर जो हम बोलते हैं उनके ऊपर आप हमें कुछ लिख के या बोल के सुनाओ। तो पहले ने इच्छा प्रकट की, क्या है, तो कविता की कि मुझे कविता सुनाओ, बरो। दूसरे ने इच्छा की क्या, कि चरखा यानी चरखे की बात की। तीसरे ने किसकी बात की, तो कुत्ते पर। और चौथी ने बात की किसके ऊपर, तो खीर पर। अब अमीर खुरसो ने क्या किया, तो उन्होंने ये चारों जो बातें हैं वो चारों बातों को एक ही विषय में उन्होंने डाल दिया। और उन्होंने क्या लिखा, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए। देखो पहले कविता के जो खीर पर लिखना था, सॉरी मैंने यहाँ कविता बोला लेकिन खीर, तो खीर पर लिखना था तो उन्होंने क्या किया कि बोल दिया खीर पकाई जतन से। दूसरे किसके ऊपर लिखना था, चरखा, और लिखा चरखा दिया चला। तीसरे किसके ऊपर, कुत्ता, आया कुत्ता खा गया। और चौथा क्या है कि तू बैठी ढोल बजा, यहाँ ढोल ढोल पर कविता लिखनी थी। तो उन्होंने क्या किया, दोस्तों सॉरी माफ करना, जो मैंने आपको पहले जो बताया उनके अंदर मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा कि उन्होंने 4 विषय पर कविता लिखने के लिए बोला था। तो 4 विषय पर उन्होंने कविता लिखने के लिए बोला, तो उन्होंने पहले खीर पर लिखी, तो क्या बोला कि खीर पकाई जतन से। दूसरे बोला था चरखा, तो चरखा दिया चला। तीसरा बोला था कुत्ता, आया कुत्ता खा गया।
और चौथा बोली थी ढोल, तो तू बैठी ढोल बजा। मतलब ये चारों महिला जो थी उनको एक ही लाइन के अंदर, मतलब दो पंक्तियों के अंदर उन्होंने क्या किया, चारों की बात रख दी। अब दूर के ढोल सुहावने का विस्तार, यानी दूरी से यथार्थ कठोरता दिखती नहीं है। हम कहते हैं ना कि दूर से अगर पहाड़ देखो तो बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन अगर पास में जाओ तो क्या है, अच्छे दिखते नहीं है। उसमें यहां हमें किसकी, एक तरुण व्यक्ति की बात बताई है और दूसरे वृद्ध व्यक्ति के। यानी तरुण जो होता है वो तरुण को अपना जो भविष्य होता है बहुत सुंदर दिखता है, वो सपने सजाते हैं कि मैं बड़ा होऊंगा तो ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये खाऊंगा ऐसा कर लूंगा, कार में घूमूंगा, ये सब। जबकि जो वृद्ध होते हैं उनको किसका अतीत सुखद लगता है, सुखद मानते हैं। अतीत मतलब बीता हुआ, अतीत मतलब क्या होता है कि बीता हुआ। यानी वो क्या है, बूढ़ा हो जाता है तो वो सोचते हैं मैं युवानी में कितना अच्छा था, मैं क्या काम करता था, मैं कैसे करता, मैं क्या कहाँ घूमता था, ये सारी बातें। मतलब दोनों व्यक्ति, यहाँ तरुण भी जी रहा है, यहाँ वृद्ध भी जी रहा है, लेकिन लेकिन दोनों का जो एक भविष्य को लेकर बहुत अच्छा मानता है और एक बीता हुआ कल को देख के बहुत अच्छा मानता है। अब समाज सुधार की, और आपने देखा होगा उसके सुधारों की आवश्यकता हर युग में है, चाहे वो सतयुग हो या तो द्वापर हो या तो फिर क्या है कि त्रेता हो या तो फिर कलयुग हो। आप चारों युग के अंदर देखो तो हर व्यक्ति यही सोचता है कि क्या है कि समाज सुधरना चाहिए, और उनके लिए वो लोग क्या करते हैं कि नियम बनाते हैं। तो मैं दोस्तों यहां कहना चाहूंगा कि बुद्ध से लेके गांधी तक न दोषों का अंत है न सुधारों का। मतलब क्या है कि बुद्ध के समय के अंदर दोष थे और उन्होंने समाज सुधारने के लिए बहुत प्रयत्न किए। गांधी जी के समय के अंदर भी क्या है, बहुत दोष थे और उन्होंने भी समाज सुधारने की कोशिश की। मतलब नए नए नियम बनते रहते हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो मुख्य संदेश क्या है, तो लेखक सच्ची अनुभूति, स्वच्छंद शैली, अनुभव आधारित लेखन ही सर्वोत्तम निबंध मानता है। मतलब अपने अनुभव से, अपने स्टाइल के अंदर अपने अनुभव को आधार रख के जो अनुभूति हुई है उनके बारे में अगर हम निबंध लिखेंगे वो सबसे बेस्ट निबंध कहा जाता है। दोनों ही सपना सुखद होते हैं क्योंकि दूर के डोल सुहावने होते हैं। मतलब दोनों का मतलब कौन, एक है तरुण और दूसरा है कौन के वृद्ध। ये दोनों के सपने कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं। क्यों, क्योंकि एक को क्या करता है कि भविष्य अच्छा देख के वो खुश होता है, जबकि दूसरा क्या करता है, उनका भविष्य बीता हुआ जो अतीत है उनको देख के खुश होता है। और इसलिए बताया गया दूर के डोल सुहावने होते हैं। अब निबंध लेखन की प्रक्रिया क्या होती है, तो निबंध का शाब्दिक अर्थ है बांधना। निबंध यानी जिनका बंधन नहीं है वही, अर्थात भली भांति बांधा हुआ, गठा हुआ। और गद्य की यह विधि है कि जिसमें रचनाकार किसी विषय पर अपने अनुभव, विचार और दृष्टिकोण का भावनाओं को तार्किक, भावात्मक, क्रमबद्ध साहित्यिक रूप से प्रस्तुत करता है। देखो कि आपके पास अगर बहुत कुछ अच्छा नॉलेज है तो आप क्या करोगे, पहले सोचोगे और उनके बारे में बोलोगे, फिर उनको भाव में डालोगे कि मुझे किस भाव में ये बताना है। और उसमें क्या होना चाहिए, क्रमबद्धता। क्रमबद्धता मतलब क्या है कि पहले मुझे कौन सी चीज लेनी है और साहित्यिक रूप से प्रस्तुत करना है। मतलब मैं कैसे प्रस्तुत करूंगा तो अच्छा रहेगा। अब उनको प्रेरणा कहां से मिलती है, तो लेखन की प्रेरणा मन के भावों उठना आवश्यक है। देखो जब तक आप मन का भाव उठता नहीं है तब तक आपको क्या है कि कोई भी प्रकार की प्रेरणा मिलेगी नहीं। अगर मान लो कि मैं वीडियो बनाना चाहता हूं, चलो कि मैं बच्चे के लिए वीडियो बनाऊं, लेकिन अगर मेरे मन में वीडियो बनाने का भाव ही नहीं उठेगा तो क्या है कि मैं वीडियो बना पाऊंगा, बिल्कुल नहीं। इसलिए मन के भावों को प्रेरणा मिलनी। गार्डिनर के अनुसार एक विशेष मानसिक स्थिति होनी चाहिए। मतलब अपने मन को पहले क्या करना है, तैयार करना है कि भाई चल तुझे बच्चों के लिए निबंध बनाना है, एक वीडियो बनाना है, कुछ करना है। ये बुक नहीं है। अगर चैनल हम देखेंगे यूट्यूब पर जल्दी वीडियो नहीं मिलेंगे। अगर ऐसा सोचूंगा मैं, तब क्या करूंगा, मैं वीडियो बना पाऊंगा। जब भाव अपने आप उठते हैं तो लिखना क्या हो जाता है, अनिवार्य। मतलब हम लिख सकते हैं।
अब हमें टॉपिक सिलेक्शन करना है, विषय चयन कौन सा करना है। तो विषय की चिंता न करो, यानी यहां बात बताई हुई है कि विषय की चिंता करना नहीं है, कि हेड टांगने के लिए कोई खूंटी काम दे सकती है। मतलब ये मेरी टोपी है, अब मान लो कि ये मेरी टोपी है, तो मेरी टोपी को अगर क्या करना है कि यहां लगाना है, तो ऐसी खूंटी होगी तो भी चलेगा, ऐसी होगी तो भी चलेगा, ऐसा नहीं। मेन क्या है कि हैट है, टोपी है, और असली वस्तु हैट है, खूंटी नहीं। मन के भाव ही यथा वस्तु है। अब आगे सामग्री मतलब कंटेंट कलेक्शन कैसा होना चाहिए। तो विषय का गहन अध्ययन मतलब जिसके बारे में मुझे बोलना है उनके बारे में मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया उसको मस्तिष्क के उस विषय को विचार आते हैं, मतलब हमें पढ़ना है और उनके बारे में सोचना है। फिर क्या है, रूपरेखा का निर्माण करना है, यानी आउटलाइनिंग मेकिंग करना है। अगर हम मकान तैयार करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले प्लानिंग तैयार करते हैं ना, मैप बनाते हैं ना, नक्शा बनाते हैं। हाँ, वैसे विज्ञों का कथन है कि पहले रूपरेखा बनाए, परंतु गार्डिनर का शिक्षक देना कठिन था। देखो हमने गार्डिनर की बात देखी कि उन्होंने क्या है, निबंध तो लिख दिया, लेकिन शीर्षक यानी टाइटल क्या दूं वो उनको क्या है कि पता चलता नहीं था। शेक्सपियर को नाटक का नामकरण कठिन लगता है, यानी महान जो अंग्रेजी लेखक जो है शेक्सपियर, वो भी क्या करते, लिख तो देते थे, लेकिन नाम क्या दो पता चलता नहीं था। इसलिए उन्होंने एक बार क्या है कि एक निबंध लिखा और नाम क्या दिया, जैसा तुम चाहो। बोलो ये तो कोई बात है भाई, जैसा तुम चाहो, हम चाहे वैसा होता है नहीं होता है, लेकिन उन्होंने क्या है ऐसा ही नाम दिया। अब देखो शैली निर्धारित यानी स्टाइल सिलेक्शन कैसा होना चाहिए। तो भाषा में प्रवाह, वाक्य छोटे छोटे, और वो भी क्या है एक दूसरे के साथ संबंध रखने वाले होना चाहिए। ऐसा नहीं एक वाक्य उत्तर में जा रहा है तो दूसरा दक्षिण में, यानी दोनों एक दिशा में सही दिशा में जाने वाला होना चाहिए, जिसके अंदर अच्छे अलंकार होना चाहिए, मुहावरे होना चाहिए, लोकोक्ति का भी समावेश होना चाहिए। यानी मानटेन की पद्धति क्या है, हमने आगे देखा ना, जो देखा सुना अनुभव किया वही हमें क्या करना है, लिखना है। अगर ऐसा हम लिखेंगे तो हम क्या है अच्छी तरह से लेखक है, ऐसा कहा जाएगा। अब बात कर लेते हैं लेखन और समापन, यानी क्या है कि अंत में निष्कर्ष क्या करना है। तो स्वच्छंद आत्मीय और जीवन शैली में लिखन, मतलब हमारे मन में आए वैसा लिखना है, दूसरे को हृदय को छू जाए ऐसा लिखना है, और ऐसा जीवन स्टाइल में लिखना है कि वो कभी भी पढ़े कभी भी सुने तो वो नित्य नवीन और अच्छा लगे, जिसमें लेखक की सच्ची अनुभूति और उल्लास हो। यह निबंध ज्ञान कल्पना तर्क मुक्त होकर न भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। अब निबंध लेखन के अंदर हमें सबसे पहले क्या है, विषय सब्जेक्ट चुनना है, हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए, सामग्री संग्रह मिलना चाहिए, रूपरेखा का निर्माण करना चाहिए, शैली निर्धारित करना चाहिए, और लेखन समापन जो अभी मैंने आपको यहाँ ये जो बताया ना वही चीज होनी चाहिए। अब निबंध में उल्लेखित प्रमुख विचारक एवं उनके विचार, जो जो मेन जो लेखक का नाम अंदर दिया है तो उनके विचार क्या थे। तो एजी गार्डिनर हमने देखा अंग्रेजी निबंधकार है, उन्होंने बताया कि विशेष मानसिक स्थिति होनी चाहिए, और उनको क्या लगता था, शीर्षक यानी टाइटल देना बहुत कठिन लगता था। जबकि मार्टिन की बात बताए तो अंग्रेजी निबंध की स्वच्छंद पद्धति का जन्मदाता, मन में आए वैसा लिखना, और जो देखा है सुना है अनुभव किया वही लिखना है, यानी मार्टिन का ऐसा मानना है। जबकि अमित खुरसो है, उन्होंने तो एक प्रतिभाशाली कवि थे, एक ही पद्य के अंदर मैंने आपको क्या है कि पहले बताई एक बात बताई, और उन्होंने क्या है वो बात लिखी थी कि खीर, जो चार औरत थी वो चार औरत ने अलग अलग बातें बताई कि भाई उसके ऊपर निबंध बताओ, तो उन्होंने लिख दिया कि खीर पकाई जतन से, दूसरा लिखा चरखा दिया चलाए, तीसरा लिखा आया कुत्ता खा गया, और चौथा तू बैठी ढोल बजा। मतलब चारे औरत की इच्छा है वो पूरी की थी। अब शेक्सपियर की बात बताए तो नाटक लिखना आसान है, लेकिन नामकरण उनको कठिन लगता था, इसलिए उन्होंने क्या किया, तुम चाहो जैसा तुम चाहो ऐसा लिख दिया। अब हम संस्कृत कवि बाण की बात बताए, जो जिन्होंने कादंबरी लिखी, तो आधे पुस्तक चलने वाला वाक्य लिखे, और विद्वता के लिए, मतलब हमारी विद्वता है तो दूर तक वो वाक्य जाना चाहिए। जबकि ये श्री हर्ष की बात बताए, यानी उन्होंने भी ये बात बताई है कि जानबूझकर दुर्बोध काव्य, दुर्बोध मतलब जल्दी समझ में ना आए, गांभीर्य लाने के लिए हमें क्या है
ऐसी गुत्थियां डाल देना है, मतलब ऐसे प्रॉब्लम, ऐसा मतलब बातें बता देना है कि वो सोचता रहे, अरे भाई इसका उसका मतलब क्या होगा ये। अब याद रखने जैसी बात बताए तो हमने आगे देखा समाज सुधारों की श्रृंखला निमन से बुद्धदेव से लेके मैंने बताया था गांधी जी, यानी बुद्धदेव के बाद कितने लोग आ गए, महावीर स्वामी आ गए, नागार्जुन आ गए, फिर शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, ये सब लोगों ने क्या किया, समाज सुधारने की बहुत कोशिश की। लेकिन आज भी लोग क्या कर रहे हैं, समाज को सुधार रहे हैं, अभी तक समाज सुधरा नहीं है। हम जानते हैं ना कि एक जब चीज हम सही करते हैं तो दूसरी बिगड़ जाती है। हाँ, अब दो मुख्य विषय निम्न में आता है, एक दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार। देखो आपको मैं बताऊं कि भाई दूर के ढोल सुहावने कैसे। अगर मान लो कि आप डोल के पास हो और डोल बजता है तो क्या होगा, आपके कान फट जाएंगे, इतना मतलब आवाज आएगी। लेकिन आप दूर बैठे हुए हैं, बराबर, आप मान लो कि 500 मीटर दूर बैठे हुए हैं और दूर कहीं डोल बज रहा है तो वो हमें लगेगा अरे वाह कैसा अच्छा बज रहा है। मैंने आपको वो बताया कि दूर से जो पहाड़ होते हैं वो सुंदर दिखते हैं, यानी दूर रहने से यथार्थ की कठोरता का अनुभव नहीं होता है। मतलब ये कितना डोल जोरदार बजता है और हमारे कानों में कर्कश आवाज जाती है वो पता चलेगा नहीं। अब मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल नहीं जब सुधारों की आवश्यकता नहीं हो। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ हमने देखा कि बुद्ध देव से लेके जो गांधी जी तक जितने भी लोग आए वो समाज को सुधारते गए, लेकिन आज तक समाज सुधरा नहीं है। अभी भी क्या कर रहे हैं, सब लोग समाज को सुधार रहे हैं। अब तरुण की अगर बात बताई जाए तो जीवन संग्राम से दूर संसार का चित्र मनमोहक लगता है। फिर यहां अगर देखा जाए जो समाज सुधार की जो कभी सुधरा था वही आज दोष हो गया। मैंने आपको बताया ना कि भाई आज हमने एक नियम बताया बनाया और सुधरा, लेकिन अभी आगे जाके यही क्या हो जाएगा कि भाई ये तो दोष है, उसमें भी गलती है। फिर हम क्या करेंगे, ये दूसरी चीज में सुधार लाएंगे। फिर तीसरी चीज बनाई, उसमें भी वो बिगड़ गया तो उनमें भी क्या लाएंगे, सुधार, यानी फिर नए नव सुधार। अब बात बताते हैं वृद्ध की बात बताते हैं तो वृद्ध बाल्यावस्था से दूर रह जाते हैं और अतीत की स्मृति सुखद लगती है। मतलब भूतकाल उनको अच्छा लगता है कि वाह मेरा भूतकाल कितना अच्छा था। तरुण क्या करता है, भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को। मतलब तरुण सोचते हैं कि भविष्य मेरा बहुत अच्छा होता है होगा, जब वृद्ध सोचते हैं कि अतीत मेरा अच्छा था। न दोष का अंत है न सुधारों का, इसलिए प्रगतिशील माना गया। मतलब दोष बढ़ते ही जाएंगे और सुधारा होता ही जाएगा और इसीलिए क्या है, समाज प्रगतिशील है ऐसा कहा जाता है। इन दोनों को कारण वर्तमान सदैव सुस्त रहता है। यानी जो देखो तरुण अभी जो सोचता है और वृद्ध अभी जो सोचता है, एक भविष्य का सोचता है एक भूतकाल का सोचता है, इसलिए दोनों का जो वर्तमान में वो कैसा हो जाता है, खराब हो जाता है और यही सुधार का काल बना रहता है। अब यहां देखा जाए सुधारों का दल नगर नगर और गांव गांव होता है। मतलब हर जगह पे सुधारों की बात की जाती है। अंत की पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, दोनों ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के डोल सुहावने होते हैं। पता चल गया ना कि देखो जो बच्चा है वो सोचता है कि दूर की सोचता है मेरा भविष्य बहुत अच्छा होता है, कितना सुहावना लगता है। और जो वृद्ध होता है वो सोचता है कि दूर की सोचता है, अरे मेरा भूतकाल कितना अच्छा था। और इसलिए बताया गया दूर के डोल सुहावने होते हैं। यह वाक्य दोनों विषय को एक साथ समेट लिया है। अब देखो इस लेसन के अंदर मुहावरे है, लोकोक्ति है, वो क से। तो दूर के डोल सुहावने, उनका अर्थ होता है दूर की चीज हमेशा आकर्षक लगती है, पास आने पर उनकी असलियत का पता चलता है। वाक्य अगर बनाने के लिए बोले तो जब तक शहर में नहीं थे शहरी जीवन बहुत सुहावना लगता था, पर अब लगता है कि दूर के डोल सुहावने होते हैं। मतलब शहर में अब अच्छा लगता नहीं है। दूसरा है आम की आम गुठलियों का दाम। मतलब एक काम को दोहरा लाभ उठाना। मतलब खुरसों ने एक ही पद्य में चारों की इच्छा पूरी की थी, एक आम की आम और गुठलियों का दाम। उन्होंने चार इच्छा चार स्त्रियों की बताई ना। अमीर खुरसों की प्रसिद्ध अन्न मिली यानी खीर पकाई जतन से, जो मैंने आपको आगे बताया। चरखा दिया चला आया कुत्ता खा गया तू बैठी डोल बजा, यानी एक ही पद्य में खीर, चरखा, कुत्ता और डोल की चारों की इच्छा, जो चार औरत की थी इच्छा, वो पूर्ण कर दी।
अब बच्चों के लिए याद रखने की चीज, यानी हमने आगे देखा हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। असली वस्तु में हैट यानी खूंटी नहीं, हैट वो मेन है, खूंटी कहीं भी होनी चाहिए, हम टांग देंगे। विषय खूंटी गौण है, लेखक के भाव विचार हैट प्रमुख है। इसी प्रकार अपने मनोभाव को व्यक्त करने के लिए कोई विषय उपयुक्त नहीं है। जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक लगता है। मैंने आपको बताया कि बच्चा है, बच्चे को मालूम नहीं है संसार कैसा है, और इसलिए वो सोचता है कि वाह मैं बड़ा हो जाऊंगा, शादी हो जाएगी, मैं ये जॉब करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा, इस वो कैसा लगता है, मनमोहक लगता है। यानी दूर से यथार्थ की कठोरता नहीं दिखती। मतलब क्या दूर मेरे सामने कैसी मुसीबत आने वाली, वो क्या है, अच्छा लगेगा नहीं, इसलिए उनको कैसा लगता है, सुंदर। यह वाक्य तरुण और वृद्ध दोनों में मनोदशा एक साथ समझता है। न दोष का अंत है न सुधार का, यानी समाज में दोष और सुधार सदा चलते रहते हैं, यही जीवन की गति है। इसलिए जीवन को कैसा माना गया है, प्रगतिशील माना गया है। अब एमसीक्यू टाइप के सवाल जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि हैट और खूंटी के उल्लेख किस भाव से उजागर करते हैं, तो विषय से अधिक लेखक के भाव की प्रधानता को दर्शाता है। हैट लेखक के मनोभाव, असली खूंटी विषय गौण प्रमुख विषय नहीं है। और मार्टिन की पद्धति लेखक के लिए किस निर्णय का आधार बन सकते हैं, तो अनुभव आधार, स्वच्छंद लेखन, अपनापन। यानी मार्टिन ने जो देखा सुना अनुभव किया वही क्या करना है कि लिखा, और इसलिए उन लेखक की पद्धति है, अपनाते हैं। अब तरुण के लिए भविष्य उज्जवल, वृद्ध के लिए अति सुखद, यह तुलना किस आधार पर, तो अभिलाषा और अनुभव। यानी उनकी इच्छा है कि मैं जल्दी युवा बन जाऊं, और उनका अनुभव है कि मेरा ये जो बीता हुआ जो समय है बहुत अच्छा है। तरुण की अभिलाषा उज्जवल भविष्य, वृद्धों का अनुभव सुखद अतीत। दोनों वर्तमान में कैसे असंतुष्ट, मतलब अभी जो जी रहे हैं उनको अच्छा लग रहा नहीं है। अमीर खुर्सो की कहानी किस संदर्भ का उल्लेख की गई है, तो यहाँ एक साथ कई विषय को संबोधित करने की प्रतिभा। यानी हमने वो पद देखा ना, चारों औरतों की, उन्होंने क्या किया था, एक ही पंक्ति के अंदर, एक ही काव्य के अंदर चारों औरतों की इच्छा जो थी वो पूरी कर दी थी। तो दोस्तों अभी तक आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, और ऐसे हर एक लेसन के मैं वीडियो लेके आऊंगा, और वीडियो को क्या है अपने दोस्तों तक पहुंचाना। जैसे खुर्सो ने एक पद में चारों की इच्छा पूरी की। निबंध में समाज सुधार के संदर्भ में क्या कहा गया है, तो सुधारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। मैंने आगे आपको बताया कि सतयुग हो, कलयुग हो, त्रेता हो, द्वापर है, कोई भी युग, यानी हर जगह पे आपको क्या है कि भाई ये बुरा है उनको निकालो, ये अच्छा लाओ, ऐसा देखने के लिए मिलेगा। मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल नहीं जो सुधारों की आवश्यकता नहीं रही है। अब समाज की बात बताएंगे, तो समाज का अर्थ अगर देखा जाए तो संक्षेप, दो या उनके शब्दों में मेल, एक नया शब्द की रचना। जैसे एक गंगा है और एक जल है तो क्या बन गया, गंगा जल। एक देश है, एक भक्ति है तो क्या बन गया, देशभक्ति। यानी पूर्व पद जो पहला होता है, पूर्व पद, पूर्व यानी ये वाला, और ये उत्तर पद यानी दूसरा पद, उनको क्या कहा जाता है, ये जो हुआ उनको क्या कहा जाता है, समस्त पद। अब समास विग्रह, समस्त पदों के अंकों को अलग करना, मतलब क्या करते हैं, अलग। जैसे यहां बताया तत्पुरुष समास है तो उत्तर पद प्रधान कहा जाएगा, पूर्व पद गौण है। दोनों के बीच क्या, का, से, पर आदि जैसे लोप होता है। यानी रसोई घर तो रसोई के लिए घर, तो के लिए आया, मतलब क्या हुआ, तत्पुरुष समास। यानी निबंध शास्त्र, निबंध का शास्त्र तो का आया। अब कर्म धारण की अगर बात बताई जाए तो पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद जो है वो विशेष्य है। या तो कभी कभी क्या होता है कि पूर्व पद उपमेय होता है और उत्तर पद जो होता है वो उपमान होता है। और उनकी अगर बात की जाए तो नील कमल यानी नीला कमल, यानी नील प्लस कमल, नीले रंग का कमल। द्विगु की अगर बात की जाए तो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक, यानी देखो तीन, तिरंगा यानी तीन, और होता है वही। जबकि ये मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, अभी क्या है ऐसे ही ऊपर ऊपर यहाँ जो पाठ में आता है तो बता देता हूं। बहुव्रीहि यानी दोनों पद गौण होते, किसी अन्य पद का बोध होता है। देखो यहाँ बताया कि पीतांबर यानी पीत प्लस अंबर, पीला है अंबर जिसका, यानी क्या है विशेष, ये पूर्व पद हो गया, या सॉरी ये क्या है, अन्य पद हो गया। यानी न तो पीत का मत मेन है, अंबर न मेन है, यहाँ क्या है विष्णु कृष्ण, ऐसा हो गया, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, बहुव्रीहि कहा जाता है।
अब द्वंद्व समास की बात बताए तो दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे भाई बहन तो भाई और बहन, और या ऐसे शब्द लिया जाता है। अवयव भाव की बात बताए तो अवयव होता है यथा, तदा, यदा, तदा, आ, नि, प्रतिपरा। जैसे यथा शक्ति तो यथा आया, यानी शक्ति के अनुसार, ऐसे वो क्या है, सामासिक पद याद है। अब दोस्तों उपसर्ग की बात बताई जाए तो उपसर्ग जो यहाँ क्या है कि उपसर्ग शब्दों के आरंभ में लगकर नए शब्द बनते हैं, स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। अप्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं। देखो उपसर्ग होता है वो आगे लगता है, यहाँ ये देखो दू लगा, दूर यानी दू, यहाँ अन लगा अन, बरोबर। फिर यहाँ सु लगा तो सु, सुधा। अब प्रत्यय वो क्या है, अंत में लगता है, तो सु, यहाँ देखो सुधारक तो क लगा अक, कठिनाई तो आई लगा आई, फिर ता तो मधुरता, यानी जो पीछे लगे वो प्रत्यय और आगे लगे वो अवयव, सॉरी अवयव ने उपसर्ग, यानी यहां भी तो विज्ञ यानी विज्ञान, बरोबर। यहां अगर सुपुत्र, बरोबर, तो ऐसे यानी जैसे जो यहां बताए कठिनाई, मधुराई, जो भी होता है वही। अब यहां मधुर जो शब्द है मधुरता, मधुमय, सुमधुर, ऐसे सुधा तो सुधारक, असुधार, सुंदर तो सुंदरता, सुंदरतम, ऐसे शब्द आते हैं। अब ये जो है वो क्या है कि मीनिंग है, मीनिंग तो बुक में दिया गया है, तो दोस्तों आप क्या है कि उनको एक बार पढ़ लेना इस तरह से। लेकिन आपको मैं मेन जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपको बताऊं कि एजी गार्डिनर और लेखक के विचारों में क्या अंतर है। तो गार्डिनर के अनुसार लेखक की एक विशेष मानसिक होती है, भाव अपने आप उठते हैं, विषय की चिंता नहीं रहती। लेकिन लेखक को यह स्थिति कभी प्राप्त हुई नहीं। उन्होंने क्या पढ़ना, सोचना, चिंतन करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, तब ये होता है। अब वृद्ध और तरुण के दोनों वर्तमान में असंतुष्ट क्यों रहते हैं, तो तरुण क्या करता है कि वर्तमान में लगा रहे, भविष्य को वर्तमान में लगा चाहता है। क्रांति के समर्थ वो सोचते हैं कि भविष्य मेरा अच्छा रहेगा, जबकि वृद्ध क्या करता है, अतीत को वर्तमान में देखता है, मतलब मेरा भूतकाल बहुत अच्छा था। अतीत गौरव के संरक्षण, इसलिए टकराव दोनों के बीच, और वर्तमान कैसा लगता है, शुद्ध, मतलब सुखा लगता है, अच्छा लगता नहीं है। निमिता और अमिता के विषय पर निबंध लिखने में क्या क्या कठिनाई आई, तो दोनों विषय कैसे बहुव्यापक थे, मतलब बहुत मुसीबत आई। पुस्तकालय और संदर्भ ग्रंथ भी नहीं थे, मतलब ये लिखना है तो किताब तो होनी चाहिए न कुछ, यानी रेफरेंस बुक तो होनी चाहिए न। रूपरेखा बनाना असंभव लगा, मतलब कैसे प्लानिंग बनाना। शैली कौन सी, यानी गांभीर्य के लिए दुर्बोध वाक्य या सरल वाक्य, मतलब कठिन वाक्य लिखना है, सरल वाक्य लिखना है, कैसे, यह निर्णय लेना कठिन था। और दोनों विषय पर 5-5 पेज की चुनौती लगती थी। अब मार्टेन ने निबंध लेखन के लिए क्या पद्धति अपनाई, तो मार्टेन स्वयं जो खुद देखा के सुना और अनुभव किया है और उसको अपने निबंध में लिपिबद्ध किया है, ऐसे निबंध स्वच्छंद रचनाएं होती है। लेखक ने सच्ची अनुभूति के लिए उल्लास से भरी है। आगे बताए कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, लोकोक्ति किस प्रकार की निबंध को केंद्रित विचार है, तो दूर ढोल से मधुर लगता है, पास से कर्कश। और इसी प्रकार तरुण को भविष्य और वृद्ध को अति सुंदर लगता है। समाज सुधारक भी सुधार को पास में देखे और जटिल लगता है। निबंध की अंतिम पंक्ति दोनों इस विषय में लोकोक्ति जुड़ी हुई है। अब निबंध की ये जो हास्यपूर्ण आत्मपरक जो शैली है उनकी बात बताई हुई है, और लोकोक्ति का प्रयोग किया वो तुलना विश्लेषण है, ये यहाँ बताया गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, और हाइप भी कर देना। हाइप कर देना एक ऑप्शन आता है, और ऐसे वीडियो में आपके लिए लेके आता रहूंगा।